सो नमस्कार स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी इनके कंसेप्ट्स है, या एस ब्लॉक एलिमेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या पूछे जा सकते हैं, वो कितने टाइप के क्वेश्चन है वो सभी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपन बेसिक से एडवांस लेवल तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इंक्लूड करेंगे और ये सभी अपन डिस्कस करेंगे जस्ट 30 मिनट्स। तो सबसे पहले अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। एक तो लिथियम जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सेम होती है, और लिथियम के अलावा जो अदर अल्कली मेटल्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अदर टाइप की होती है। तो इनको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो यह है कि लिथियम के अलावा जो अदर अल्कली मेटल्स है ये किस टाइप का प्रोडक्ट बना रही है केमिकल रिएक्शन में और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और दूसरा है कि लिथियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये किस टाइप का प्रोडक्ट बना रही है और इनके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसी है। तो एक ही शेड्यूल के अंदर अपन दो टाइप की रिएक्शंस जो आ रही है उनको कंपेयर करके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इनका जो नॉर्मल जनरल नेम है उसकी बात करते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं इनको अपन जनरली अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर की होती है। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर OH- आयन डोनेट करते हैं, इसलिए ये अल्कली नेचर की है और इसलिए इनको कहते हैं अपन अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है या इनकी जो मेटल्स है उसको अपन कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें एक पॉइंट है कि बेरिलियम जो होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में नहीं आता है। ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की मीनिंग है कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, ये वाटर में डिजोल्व होकर OH- आयन डोनेट करते हैं। उसके साथ में ये अर्थ में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम दिया अपन ने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और जो सब स्पीशीज अपने पास एम्फोटेरिक है वो प्योर अल्कलाइन नहीं हो सकती, वो अल्कलाइन भी होती है और एसिडिक भी होती है। तो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होने की वजह से अपन बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में नहीं रखते हैं। डिस्कस इसके साथ करते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर बेरिलियम को नहीं रखा जाता। इसके बाद में सेकेंड अपन बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो फर्स्ट जो ग्रुप है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। ये होगा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, यानी यहाँ पर होगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। इनके आउटरमोस्ट शेल का एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आउटरमोस्ट शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करते हैं। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इनकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है, जैसा जनरली होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ΔH ये डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, उसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एक एक्सेप्शन आता है डेंसिटी का। डेंसिटी जो है वो जनरली इनकी डेंसिटी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है, क्योंकि ग्रुप में जो ऊपर है उनके पास लाइट मेटल्स आती है और नीचे जो है वो हेवी मेटल्स आती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है सोडियम से पोटेशियम। सोडियम से पोटेशियम में जाने पर जो डेंसिटी है ये इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती है, यानी कि जो पोटेशियम है इसकी डेंसिटी, इसकी हैवीनेस जो है वो सोडियम से कम होती है। पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से ज़्यादा लाइट होता है। इनकी ΔH1 और ΔH2 में कंपैरिजन करते हैं तो ग्रुप 1 के जो मेटल्स अपने पास अल्कली मेटल्स, ये अपने आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करके स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करने की टेंडेंसी की वजह से इनकी जो ΔH1 जो होती है वो रेस्पेक्टिव ग्रुप 2 के एलिमेंट से कम होती है, जबकि ग्रुप 2 की जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इसमें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो इनमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन में इजीली डोनेट हो जाता है। इसकी वजह से इनकी जो ΔH2 जो होती है वो रेस्पेक्टिव ग्रुप 1 के एलिमेंट से कम होती है। तो ΔH के बाद में इनका जो रिएक्टिविटी अपन देखते हैं तो
ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है क्योंकि अपने आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट एक या दो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करने के बाद में स्टेबिलिटी ऑब्टेन करती है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है अदर मेटल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और ग्रुप में अपन अप टू डाउन चलते हैं तो रेडियस इंक्रीज होने की वजह से इनके आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है एक या दो इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। यानी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इनकी जो मेटेलिक रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। और सोडियम और पोटेशियम ये अपन जानते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसी वजह से इनको जो है अपन एयर में ओपन नहीं रखते हैं, इनको केरोसिन में रखा जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि पोटेशियम जो है उसको अपन केरोसिन में भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, एयर से जो है एयर से इसको केरोसिन के अंदर भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि पोटेशियम जो है वो लाइट होता है। यहाँ पे अपन देखा था पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से भी कम होती है, तो इस लाइट होने की वजह से केरोसिन के अंदर ऊपर फ्लोट करने लगता है और सरफेस पे आके एयर से रिएक्ट कर लेता है। इसकी वजह से पोटेशियम जो है इसको अपन पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं फ्लेम टेस्ट की। तो फ्लेम टेस्ट इनका ड्राई टेस्ट है। जब इन मेटल्स को या इनके आयंस को या अपन कहते हैं इनके आयनिक कंपाउंड्स को जब अपन फ्लेम में हीट करते हैं तो एक फ्लेम को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करवाती है। उसका रीज़न है कि फ्लेम की एनर्जी इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको एनर्जी देकर एक्साइट कर देती है। और जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक स्पेसिफिक कलर का ये फोटोन एमिट करता है और यही जो कलर है वो ये फ्लेम को प्रोवाइड करवाती है। इसमें दो मेटल्स अपने पास, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये फ्लेम टेस्ट में कोई कलर शो नहीं करती है। उसका रीज़न है कि इनके आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इतने ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए फ्लेम की जो एनर्जी होती है वो एनफ नहीं होती है। तो इनमें फ्लेम से एक्साइटमेंट नहीं होता, तो एक्साइटमेंट नहीं होता तो इनमें कोई कलर भी नहीं आता है। उसके अलावा जो अदर मेटल्स हैं वो फ्लेम को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करवाती है। यदि अपन कलर की बात करते हैं, कलर प्रोवाइडेड टू द फ्लेम, तो लिथियम जो है ये क्रिम्सन रेड कलर प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद में सोडियम ये येलो कलर प्रोवाइड करवाती है और पोटेशियम ये वॉयलेट कलर देती है फ्लेम के अंदर। यहाँ से अपन एक चीज़ और लर्न कर सकते हैं कि LiCl, NaCl और KCl में जो एफ सेंटर डिफेक्ट की वजह से जो कलर आता है वो भी यही है। एफ सेंटर डिफेक्ट की वजह से LiCl रेड हो जाता है और सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड, वो येलो हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट हो जाता है। उसके बाद में यदि अपन देखते हैं रुबिडियम और सीजियम, ये कलर देता है रेड वॉयलेट और सीजियम कलर देता है ब्लू वॉयलेट। यहाँ पे अपन देखते हैं तो कलर में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नो कलर, देन कैल्शियम शोज ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड। स्ट्रोंशियम और लिथियम इन दोनों के कलर सेम होते हैं और बेरियम जो है ये कलर देता है एप्पल ग्रीन। बाकी जो दो बचे अपने पास फ्रोंशियम और रेडियम, ये भी अपने को पता होना चाहिए, ये इनके रेडिएक्टिव मेटल्स हैं। तो फ्लेम टेस्ट के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे अपन ने पहले देखा था दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड करके अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो ये कि लिथियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो रिएक्शन होती है ये सेम टाइप की होती है। जो रिएक्शन लिथियम शो करता है वही रिएक्शन सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी शो करती है। और लिथियम के अलावा जो अदर अल्कली मेटल्स है लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये अदर टाइप की रिएक्शन शो करती है। तो फर्स्ट अपन रिएक्शन लेते हैं रिएक्शन विद O2। तो रिएक्शन विद O2 में लिथियम और सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मोनो ऑक्साइड फॉर्म करती है, दे फॉर्म मोनो ऑक्साइड। जैसे यहाँ से अपन मेटल मान लेते हैं M, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाती है मोनो ऑक्साइड MO। ये अपने पास M अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे अपन ने Mg लिया तो यहाँ बन जाएगा MgO। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रही है, तो लिथियम भी जो है वो मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगी Li2O4N2। तो लिथियम मोनोऑक्साइड फॉर्म करती है तो सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड ही फॉर्म करती है। जबकि अल्कली अर्थ मेटल्स जो अलग बची है अब ये मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगी क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस कैटेगरी से अलग होगी। तो यहाँ पर जो सोडियम है ये फॉर्म करता है परऑक्साइड और रुबिडियम, सीजियम एंड पोटेशियम ये फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड। रिएक्शन यदि अपन देखते हैं तो सोडियम Na + O2 इट विल फॉर्म Na2O2
सोडियम पेरोक्साइड, एंड M4 पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इट फॉर्म MO2 यानी कि सुपर ऑक्साइड। अब इनकी यदि अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मोनोऑक्साइड जो होते हैं अपने पास, मोनोऑक्साइड इधर के और यहाँ का सोडियम पेरोक्साइड, ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से होते हैं डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस, क्योंकि इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर ये अपन जानते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड RbO2 एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड CSO2, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर्ड होते हैं। ये जनरली ऑरेंज कलर के होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इन टाइप के अपन रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद N2। तो लिथियम और सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये N2 के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड और अल्कलाइन अर्थ मेटल की नाइट्राइड फॉर्म करती है। जैसे लिथियम यदि अपन N2 से इसको रिएक्ट कराएं तो ये बन जाएगा लिथियम नाइट्राइड Li3N, N3 - Li+, ये बन गया Li3N, ये हो गया 2, ये 6। और तो लिथियम नाइट्राइड फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन के साथ में, इसका मतलब सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल भी नाइट्रोजन के साथ में नाइट्राइड फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लेते हैं अपन M, जिसमें M की जगह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम हो सकता है। ये N2 के साथ रिएक्ट करके बना देती है M3N2। इन पे 2+ आता है और नाइट्रोजन पे आता है 3-, तो ये हो गया M3N2। ये इनके नाइट्राइड्स है। लाइक अपन Mg लेते हैं तो ये बन जाएगा Mg3N2, ये 3। तो सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो नाइट्राइड फॉर्म करती है। उसमें यह है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ये चाहे N2 के साथ हो या O2 के साथ हो, ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है। तो इनकी जो रिएक्शन है वो हीट करने पर होती है। बाकी जो अदर मेटल्स है लाइक कैल्शियम, ये विदाउट हीट करे अपने पास रूम जो टेम्परेचर है इस पे भी नाइट्राइड फॉर्म कर लेगी। यही इनकी प्रॉपर्टी अपने पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रही थी तो वो हीट करने पर मोनोऑक्साइड फॉर्म करती है। जबकि अपने पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो होती है ये रूम टेम्परेचर पर भी मोनोऑक्साइड फॉर्म कर सकती है ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अदर देन लिथियम, अब ये जो कैटेगरी है लिथियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये नाइट्राइड फॉर्म कर रही है तो इधर इस टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर इस कैटेगरी में नाइट्रोजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है। लिथियम के अलावा अदर जो अल्कली अर्थ मेटल्स है ये नाइट्रोजन के साथ किसी टाइप की कोई रिएक्शन शो नहीं करती है। बाद में इनके अपन ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड्स के साथ में ये सभी सॉल्ट फॉर्म करती है। ऑक्सो एसिड जैसे H2SO4, H2CO3 और HNO3। तो इनके साथ में इनके जो सॉल्ट बनते हैं वो बनते हैं कार्बोनेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट एंड नाइट्रेट सॉल्ट। तो रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इनके जो सॉल्ट बने हैं कार्बोनेट सॉल्ट, नाइट्रेट एंड सल्फेट सॉल्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और प्रॉपर्टीज़ उनकी दो जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक उनकी सोल्युबिलिटी और दूसरी है थर्मल स्टेबिलिटी या थर्मल डिकम्पोजिशन। वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले अपन इस कैटेगरी की बात करते हैं। पहले थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर जो नाइट्रेट है जैसे लिथियम नाइट्रेट है LiNO3 और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाइट्रेट है, इन दोनों को यदि अपन हीट करते हैं तो इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सेम कैटेगरी के बनते हैं। यहाँ पे लिथियम नाइट्रेट जो है ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो नाइट्रेट है ये भी हीट करने पर इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएंगे प्लस NO2 बनाएंगे प्लस O2 बनाएंगे। जबकि लिथियम के अलावा जो अदर अल्कली अर्थ मेटल्स हैं इनके नाइट्रेट अब इनकी तरह ऑक्साइड और NO2 O2 नहीं बनाएंगे, ये अदर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के जो नाइट्रेट है, यहाँ पे M की जगह पे इन मेटल्स में से कुछ भी हो सकता है, तो इनको अपन हीट करते हैं तो इन मेटल्स के जो नाइट्राइट है वो फॉर्म होगा प्लस ऑक्सीजन फॉर्म होगी। ये तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो अदर टाइप की है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक बार एडवांस में पूछा गया, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर जो गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं वो कितने हैं। तो गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पर 2 है, NO2 एंड O2। सेकेंड टाइप का जो इसमें अपने पास है, फर्स्ट अपन ने पढ़ा नाइट्रेट, सेकेंड अपन देखते हैं कार्बोनेट। पहले अपन इन सॉल्ट्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद में इनकी सोल्युबिलिटी की अपन बात करेंगे। तो कार्बोनेट जो है Li2CO3, इसको ये अपन हीट करते हैं तो यह बनता है लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2।
यानी लिथियम कार्बोनेट जो है वो हीट करने पर CO2 गैस देता है। अब लिथियम कार्बोनेट CO2 गैस दे रहा है, इसका मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट भी हीट करने पर CO2 गैस प्रोवाइड करवाते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यदि अपन कार्बोनेट लेते हैं तो इनको हीट करने पर भी इनके रेस्पेक्टिव मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगी। अब इधर CO2 गैस बन रही है, इसका मतलब अपने पास लिथियम के अलावा जो अल्कली मेटल्स बची है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट अब हीट करने पर CO2 गैस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, CO2 गैस रिलीज नहीं करेंगे, जबकि इनका थर्मल डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है। Na2CO3, K2CO3 इनको अपन हीट करते हैं तो इनमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, इनका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता। अब नेक्स्ट जो इनके सल्फेट सोल्ट्स की अपन थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और लिथियम का जो सल्फेट है जैसे Li2SO4 है, इसको हीट करने पर ये ब्रेक हो जाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। तो लिथियम सल्फेट ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है लिथियम ऑक्साइड में। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो सल्फेट है इनको हीट करने पर भी वो भी देते हैं रेस्पेक्टिव ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये इनके नाइट्रेट के जैसे ही हो रही है। इनके जो नाइट्रेट थे इस कैटेगरी में वो हीट करने पर दे रहे थे ऑक्साइड NO2 प्लस O2, तो सल्फेट देंगे ऑक्साइड SO2 प्लस O2, जबकि इनके सल्फेट्स का हीट करने पर कोई थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता। लिथियम के अदर जो अल्कली अर्थ मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, रुबिडियम, इनके सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो एक तो अपन इनके थर्मल डिकम्पोजिशन का रीज़न देख लेते हैं कि ये जो कैटेगरी है लिथियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके सोल्ट्स का इजीली थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, जबकि ये जो अपने पास कैटेगरी है अदर देन अल्कली मेटल अदर देन लिथियम, इनके सोल्ट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। ये अपन देखते हैं कार्बोनेट, इनका थर्मल डिकम्पोज नहीं हो रहा, नाइट्रेट हो रहा था लेकिन वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता, वो केवल पार्शियली डिकम्पोज होकर नाइट्राइट बना लेता है। इनके जैसे नाइट्रेट इनका जो है वो कंप्लीटली डिकम्पोज होकर ऑक्साइड नहीं बनाता, और यहाँ पर सल्फेट का भी डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न है अपने पास कि इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती है। इन पे सब पे प्लस चार्ज आता है, +1 चार्ज है, इसके साथ में इनकी जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है। तो चार्ज डेंसिटी जिसको अपन डिफाइन करते हैं चार्ज अपॉन रेडियस, तो चार्ज कम होता है, रेडियस ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी इनमें कम होती है, तो इनकी पोलराइजिंग स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये जो अपने पास अनाइंस जो है, अनाइंस जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट, इनको पोलराइज नहीं कर पाते, जबकि ये जो है जैसे लिथियम में चलो ठीक है +1 चार्ज है, चार्ज लिथियम का कम है, लेकिन लिथियम की जो साइज़ है, लिथियम की जो रेडियस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से चार्ज अपॉन रेडियस इसमें ज़्यादा होता है। बाकी जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनमें चार्ज इनसे ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस कैटेगरी के जो आयन अपने पास, इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो है आयंस को पोलराइज कर देते हैं। जैसे कार्बोनेट को ही पोलराइज करके CO2 बना देते हैं, नाइट्रेट को पोलराइज करके NO2 बना देते हैं, सल्फेट को पोलराइज करके ये जो है SO2 बना देते हैं। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद में अपन देखते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें अपने को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपन ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। जैसे अपन ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं, अपने को पता है कैटायन की साइज ज़्यादा होती है, और कैटायन की साइज बढ़ने पर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते हैं। आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे अपन ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, तो उनके जो भी सोल्ट है, चाहे नाइट्रेट है, सल्फेट है, ठीक है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, तो उन सभी की थर्मल स्टेबिलिटी या उनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे अपन ग्रुप 1 लें तो ग्रुप 1 में लिथियम नाइट्रेट LiNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, रुबिडियम नाइट्रेट RbNO3। जैसे अपन ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। ऐसे ही इनके कार्बोनेट सोल्ट के भी होगा, ऐसे ही इनके सल्फेट सोल्ट में भी होंगे। यही ऑर्डर ग्रुप 2 में भी अपने पास चलेगा। जैसे ग्रुप 2 में लेते हैं अपन बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इनका कोई सा भी सोल्ट ले लें अपन, जैसे इनके सल्फेट सोल्ट की अपन बात करते हैं, तो ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। इनके कार्बोनेट सोल्ट ले सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, उन सभी में यही ऑर्डर फॉलो होगा। अब इनकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो अपन पढ़ेंगे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को सेपरेट करके। पहले अपन लिथियम अल्कलाइन अर्थ मेटल को एक साथ रख रहे थे, रिमेनिंग
अल्कली मेटल्स को अलग रख रहे थे। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो अल्कली मेटल्स की, सारी जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी एक टाइप की होती है और अल्कलाइन मेटल्स की एक टाइप की होती है, वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे फर्स्ट है इसमें रिएक्शन इन अमोनिया, तो पहले तो ये कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये दोनों अमोनिया में डिसोल्व हो जाती है। जैसे आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसोल्व होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ये मेटल्स जो है वो अमोनिया में डिसोल्व होकर सॉल्यूशन फॉर्म करती है। तो पहला इसमें है कि अमोनिया में कैसे डिसोल्व होती है। जैसे ये अपने पास एक मेटल ले लिया अपन ने, तो ये ब्रेक हो जाती है कैटायन और इलेक्ट्रॉन में, और ये यहाँ से जो मेटल है ये M डाई पॉजिटिव बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। उसके बाद में कैटायन जो बन रहे हैं ये भी अमोनिकल हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अमोनिकल हो जाते हैं, यानी कि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे सराउंड हो जाते हैं। अब अपन देख सकते हैं कि अमोनिकल इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट है, तो अमोनिकल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये कलर्ड होते हैं। जनरली ये ब्लू कलर का होता है, इधर भी ये ब्लू कलर का होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये इनका जो है फ्रेश सॉल्यूशन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जब इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक अपन रख देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन और कैटायन ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेता है। देखो यहाँ पर M प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस NH3, NH3 यहाँ इनसे जुड़ी हुई है अमोनिकल फॉर्म में, तो ये रिएक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में ये H2 बना लेती है। यदि इसको अपन ब्रेक करें, देखो ये ब्रेक होगा H प्लस और NH2 माइनस, तो ये H जो है वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगी, ये बन जाएगा हाफ H2 गैस रिलीज होती है। NH2 माइनस M प्लस से जुड़ेगा, ये बना लेगा MnH2, यानी अमाइड बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इसकी वजह से अब इसमें अपन देख सकते हैं कि अमोनिकल इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रॉपर्टीज आ रही थी इसमें ब्लू कलर और पैरामैग्नेटिज्म ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं जब इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक अपन रख देते हैं। वो अमाइड और हाइड्रोजन फॉर्म होने की वजह से होता है। इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें अपन लेते हैं M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 NH3, तो ये वही ब्रेक होगा 2H प्लस और 2 NH2 माइनस, तो यहाँ पर ये जुड़ के बना लेगा H2 गैस प्लस ये यहाँ पे बन जाएगा MnH2 ट्वाइस अमाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो थोड़ी देर तक रखते हैं अपन। पुराना जब सॉल्यूशन हो जाता है तो उसका कलर जो है यहाँ पर दोनों के अंदर चेंज हो जाता है, वो ब्रोंज कलर का हो जाता है, और जो पैरामैग्नेटिज्म है ये डायमैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही थी अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो प्रॉपर्टीज भी नहीं रहेगी। अब जो है अपन डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद हेलोजन्स। तो ये अपन जानते हैं कि सिंपल सी रिएक्शन होती है, अल्कली मेटल हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड फॉर्म करती है। यहाँ पर मोनोहैलाइड बनेगा, यहाँ पर डाइहैलाइड बनेगा। पर यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे एक तो बेरिलियम के लिए है कि बेरिलियम जो है वो डायरेक्ट हेलोजन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे बेरिलियम के अपन हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे अपन Be के F2 के साथ रिएक्शन कराएं तो BeF2 फॉर्म नहीं होता। B की अपन Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं BeCl2 फॉर्म नहीं होता। यानी बेरिलियम जो हैलाइड है उनको अपन डायरेक्ट बेरिलियम की हेलोजन के साथ रिएक्शन कराकर फॉर्म नहीं कर सकते। तो इनको अपन कैसे बनाते हैं, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड बनाना हो तो अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट, ये अमोनियम है, ये फ्लोरोबेरिलेट है, ठीक है, फ्लोरोबेरिलेट 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस। तो अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट को जब अपन हीट करते हैं तो अमोनिया जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है 2NH3, उसके बाद यहाँ 2H बचेगा, वो 2F से जुड़ेगा 2HF, और फिर यहाँ पे बच जाएगा BeF2। तो BeF2 को अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट को हीट करके फॉर्म किया जाता है। इसी तरह अपन BeCl2 बनाना हो तो B प्लस Cl2 की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकते, अपन BeO की कार्बन और Cl2 के साथ इसको यदि हीट करेंगे तो देखो ये बन जाएगा CO, और बाकी फिर बचेगा अपने पास BeCl2। तो केवल एक बेरिलियम ही है जो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा, उसके अलावा अदर जो अल्कली मेटल्स या अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये सभी अपने पास जो हेलोजन है उनके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके हैलाइड फॉर्म करते हैं। अब हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करें तो अपने को पता है कि ये हैलाइड मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बने हैं, यानी इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, ये आयनिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। लेकिन ये अपने को पता है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर भी पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं।
पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। वो कब इंक्रीज होते हैं? जब अपने पास कैटायन स्मॉल साइज़ का और एनायन लार्ज साइज़ का हो। इसका मतलब ये है कि इसमें कैटायन जब स्मॉल साइज़ का होगा, कैटायन की जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगी, तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ये फजान रूल्स है। और जब एनायन की साइज़ इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये अपन देख सकते हैं कि जैसे कोई ग्रुप लिया अपन है, जैसे लिथियम है, लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब सबके फ्लोराइड है, यानी सब में एनाइन सेम है। एनाइन सेम है तो अपन देख सकते हैं कैटायन की साइज इधर डिक्रीज हो रही है, यानी इनके कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक का ऑर्डर ये होगा। कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक अपन जानते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक केवल जानने के लिए इनकी प्रैक्टिकली भी अपने को पता होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब अपन इस साइड में चलेंगे तो इनकी सोल्युबिलिटी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी और इनकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होते जाएंगे इस साइड में। तो ये तो अपने पास एक शेड्यूल आ गया जब अपने पास एनाइन सेम है और कैटायन देखना हो। दूसरा भी हो सकता है अपने पास, जैसे अपन लिथियम की बात करें, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। तो यहाँ पे लिथियम सेम है, कैटायन सेम है, लेकिन एनायन की साइज इधर इंक्रीज हो रही है। इधर इंक्रीज होगी तो इनके कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक इधर इंक्रीज होंगे। ये जो ऑर्डर अपन ने लिखा है ये कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक का है, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का है, या अपन कह सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीज होने का ऑर्डर है। तो इस तरह से अपन जो है इनका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक को अपन पहचान सकते हैं। इसके बाद ये इनकी अकरेंस की अपन बात करें तो ये जो सारे हेलाइड है, यहाँ पे मोनोहेलाइड और यहाँ पे डाईहेलाइड है, ये एक सिंगल फॉर्मूला के रूप में रहते हैं, यानी मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है। लेकिन जो BeCl2 होता है, BeCl2 ये डाइमर फॉर्म करता है। BeCl2 ये गैसियस फॉर्म के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर डाइमर फॉर्म करता है और सॉलिड स्टेट के अंदर पॉलीमर फॉर्म करता है BeCl2। इसको अपन देख लेते हैं, जैसे ये B है, ये Cl और ये Cl, देन B, ये Cl और ये Cl। तो यहाँ पे क्लोरीन पे जो लोन पेयर रहेंगे, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेड है, 3 अपने पास लोन पेयर बचेंगे, उनमें से एक लोन पेयर ये बेरिलियम के जो है एम्प्टी शेल को दे देगा। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ है, BeCl2 मोनोमेरिक में sp होता है, यहाँ पे हो जाता है sp2, क्योंकि 3 ऑर्बिटल में बेरिलियम पार्टिसिपेट कर रहा है, बेरिलियम के 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब पॉलीमर की अपन बात करते हैं, तो पॉलीमर में जैसे ये BeCl2 है, नेक्स्ट यहाँ का BeCl2 है, तो क्लोरीन, दोनों क्लोरीन अपने लोन पेयर बेरिलियम को डोनेट करेंगे। यहाँ पे एक कर रहा था, यहाँ पर 2 डोनेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे एक BeCl2 में पर BeCl2 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर BeCl2 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह से ये आगे चलती रहेगी सीरीज। तो यहाँ पर जो बेरिलियम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम को 1 2 3 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने होंगे बॉन्डिंग के लिए। और यही चीज़ जो है अपन देखते हैं ये AlCl3 में भी होती है, जिससे बेरिलियम BeCl2 का जो होता है वो AlCl3 के साथ में जो है डायगोनल रिलेशनशिप भी शो होता है। जैसे बेरिलियम अपन AlCl3 की बात करते हैं तो AlCl3 Al Cl Cl एंड Cl। अब दूसरा यदि अपन AlCl3 लें तो Al ये इधर है, Al Cl Cl एंड Cl। तो ये जो Cl है वो इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। तो गैसियस स्टेट के अंदर AlCl3 जो होता है वो डाइमर फॉर्म करता है, जैसे कि BeCl2 भी डाइमर फॉर्म करता है। ठीक है, पॉलीमर का बनने का यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता। इसके बाद में अपन बात करते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, देखो रिड्यूसिंग अपने पास रिएजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको अपन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे अपन जानते हैं जैसे अपन ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे तो रेडियस इंक्रीज होती जाती है। रेडियस इंक्रीज होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का जो क्लच होता है ये थोड़ा सा वीक होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली डोनेट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए अपन ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, जैसे अपन देखें बेरिलियम
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो यहाँ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। यहाँ पे अपन देखते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, यहाँ पर भी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लिथियम। लिथियम स्मॉल साइज का है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ये सबसे कम होनी चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके साथ ही जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है इसको अपन इनके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी चेक कर सकते हैं। इधर से अप से डाउन की ओर जाने पर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ M प्लस ऑब्लिक M ये भी इंक्रीज होता है। तो ये जो ऑर्डर है नेगेटिव M पॉजिटिव ऑब्लिक M का भी ऑर्डर है और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है। अब अपन बात करते हैं कि लिथियम की जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है, या अपन कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अल्कली मेटल्स में सबसे ज़्यादा क्यों होता है, जबकि स्मॉल साइज़ की इसका सबसे कम होना चाहिए, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम होनी चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा होती है। उसका रीज़न है, जैसे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की अपन बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेप्स लेंगे अपन। पहले मेटल सॉलिड जो है वो मेटल गैसियस में कन्वर्ट होगी, फिर मेटल गैसियस जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल प्लस गैसियस बनाएगी, और फिर मेटल प्लस गैसियस ये कन्वर्ट होगी मेटल प्लस एक्वस के अंदर। यहाँ पे सब्लिमेशन एंथैल्पी है, इस एंथैल्पी को, इस चेंज के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी उसको सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ये अपन जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा EH है, और ये जो है वो एक्वस बनाने के लिए किसी आयन को जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो यहाँ से सीधा अपन कह सकते हैं कि लिथियम के लिए डेल्टा EH ज़्यादा है, लिथियम स्मॉल साइज़ का है तो इसकी में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके साथ में Li प्लस जब एक्वस होता है तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है क्योंकि स्मॉल साइज़ का है, और ये जो एनर्जी है वो लिथियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी फॉर्म में काम में आ जाती है। तो इसकी वजह से डेल्टा हाइड्रेशन H जो है उसकी हाई नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से लिथियम जो होता है वो अपने पास हाईली रिड्यूसिंग नेचर रखता है। अब नेक्स्ट जो है वो अपन देखते हैं रिएक्शन इन वाटर। तो रिएक्शन जो है वाटर में ये दोनों रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है। जैसे यहाँ से अपन एक मेटल ले ले M, ये H2O के साथ रिएक्ट करती है और ये बना लेती है MOH प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर जो M है मेटल, ये H2O के साथ रिएक्ट करती है, ये भी हाइड्रोक्साइड बनाती है लेकिन इसका हाइड्रोक्साइड होगा MOH ट्वाइस क्योंकि यह चार्ज 2 प्लस है, प्लस H2, ठीक है। बैलेंस अपन नहीं कर रहे, अपन केवल रिएक्शन की प्रोडक्ट की नेचर देख रहे हैं। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है और H2 गैस रिलीज करती है। इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये अपन जानते हैं वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और इनके जो डिजोल्व होने की रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, और इसीलिए इनको अपन अल्कली बोलते हैं। इसीलिए इनका इसी रिएक्शन से इनका नाम आया है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें हाइड्रोक्साइड की नेचर की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी हाइड्रोक्साइड है, ऑल हाइड्रोक्साइड्स ये बेसिक नेचर के होते हैं यानी अल्कली नेचर के होते हैं, और इधर जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक होता है। बाकी जो यहाँ पे और हाइड्रोक्साइड बचे हैं MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये सभी अल्कलाइन या बेसिक नेचर के होते हैं। नाउ द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड, और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले अपन सोडियम के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कैल्शियम। तो सोडियम का जो अपन फर्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं वो है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसको अपन वॉशिंग सोडा कहते हैं, और NaHCO3 इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इनको अपन बनाते हैं बाय सोल्वेज प्रोसेस, बाय सोल्वेज प्रोसेस वी प्रिपेयर देम। सोल्वेज प्रोसेस में क्या होता है, अपन अमोनिया लेते हैं, अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया वी पास CO2 गैस, देन वी मिक्स NaCl। तो अमोनिया H2O प्लस CO2 ये मिलके बना लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट, NH4 ट्वाइस CO3। और अमोनियम कार्बोनेट में ज़्यादा देर तक CO2 पास करते हैं तो बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। फिर NH4HCO3 और NaCl के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें यहाँ पे बनता है NaHCO3,
प्लस में बाई प्रोडक्ट होता है NH4Cl। तो NaHCO3 की सोल्यूबिलिटी कम होती है, तो सोल्यूबिलिटी कम होने की वजह से ये डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो फिल्टर करके इसके प्रेसिपिटेट को अपन हटा लेते हैं और सॉल्यूशन के अंदर NH4Cl बचा हुआ रह जाता है, यानी ये अबाउट सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है। फिर NaHCO3 जो अपने को ऑब्टेन हुआ है फिल्टर करने के बाद में, इसको अपन हीट करते हैं तो ये बना लेता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरह से अपने को इससे NaHCO3 भी फॉर्म कर लेते हैं, Na2CO3 भी फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यदि यहाँ पर अपन K लें, KCl लें, तो KHCO3 फॉर्म होगा और KHCO3 को हीट करेंगे तो K2CO3 बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन से अपन KHCO3 और K2CO3 जो है वो नहीं बना सकते हैं। उसका रीज़न है अपने पास कि जो KHCO3 है इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर सोल्यूबल, और ये ज़्यादा सोल्यूबल है तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो जैसे अपन NaCO3 को फिल्टर करके हटा रहे थे इसके प्रेसिपिटेट को, KHCO3 को नहीं हटा पाएंगे। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूबिलिटी की है, रिएक्शन की नहीं है। तो इसकी वजह से KHCO3 फॉर्म करने के लिए या K2CO3 फॉर्म करने के लिए ये जो प्रोसेस है वो रिकमेंड नहीं की जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉमनली अपन कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, और इसको अपन प्रिपेयर करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको अपन कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसके यदि अपन प्रोसेस की बात करते हैं तो अपन एक्वस NaCl लेंगे, यानी NaCl प्लस H2O। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने अपन एक तरफ एनोड लगाएंगे, दूसरी तरफ अपन लगाएंगे कैथोड। एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, और ये कैथोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब कैथोड की अपन बात करें, कैथोड की तरफ कैटायन जाएंगे। अब कैटायन के लिए अपने पास दो सिचुएशंस प्रेजेंट है। कैटायन Na+ भी जा सकता है, और वाटर से जो है H+ भी जा सकता है। दो कैटायन अपने पास कैथोड पर जाने के लिए Na+ एंड H+, दो ऑप्शंस है। इनमें से जो कैटायन यहाँ पे मूव करेगा वो है अपने पास H+। तो H+ जो है वो इधर मूव करेगा, और OH- जो है वो सॉल्यूशन में रहेगा। अब दोनों कैटायंस में ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन जानते हैं कि दो आयन होते हैं, तो वो आयन इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो। तो H+ और Na+ में ज़्यादा कम जो पोटेंशियल होता है वो H+ का होता है, इसलिए H+ मूव करता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एनोड, तो यहाँ पर दो कैटायन अपने पास प्रेजेंट है, Cl- भी है और OH- है। तो इन दोनों में से एक जो है अपने पास यहाँ पे मूव कर सकता है, तो वो मूव करेगा Cl-, क्योंकि Cl- का जो पोटेंशियल होता है वो OH- से कम होता है। तो यहाँ पर Cl- आ गया और Na+ जो है वो सॉल्यूशन में रह गया। वाटर में से H+ इधर चला गया और OH- सॉल्यूशन के अंदर रह गया। तो अपन देख सकते हैं सॉल्यूशन में रहेगा NaOH, और Cl- एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये फॉर्म कर लेगा Cl2। ये इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं मूव करते हैं एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड पर H+ इनको एक्सेप्ट करके बनाएगा हाफ H2। तो प्रोडक्ट अपन देख सकते हैं कि कैथोड पे यहाँ पर H2 बन रही है, एनोड पर यहाँ पर Cl2 बन रही है, और सॉल्यूशन जो है उसमें यहाँ पर अपने पास NaCl फॉर्म हो रहा है। तो इसको अपन क्लोर अल्कली रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन फॉर्म हो रही है और अल्कली के फॉर्म में NaOH फॉर्म हो रहा है। तो इसको अपन क्लोर अल्कली रिएक्शन से भी जानते हैं, और ये NaOH के साथ साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन बनाने की भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में जो मेन इंपॉर्टेंट अपने पास कंपाउंड्स है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन चौक या मार्बल की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो इसको अपन हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है CaO + CO2। CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको अपन बोलते हैं क्विकलाइम। अब इसके डिकम्पोजिशन से जुड़ा हुआ अपने पास एक पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है टेम्परेचर का। ये जो टेम्परेचर है वो अपने पास अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो अपन सोचते हैं कि डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा टेम्परेचर देने पर। प्रॉब्लम क्या होगी कि CaCO3 के साथ अपन जानते हैं सिलिका मिक्सड होती है, तो जो CaO फॉर्म होगा
वो हाई टेम्परेचर पर, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये इसे रिएक्ट कर लेगा और ये बना लेगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4। फिर इस रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो इसलिए अपन इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक ही रखते हैं। अब क्विक लाइम जो है CaO, ये वाटर में डिजोल्व होता है अपन जानते हैं, और ये बना लेता है CaOH होल ट्वाइस। ये अपने पास स्लैक्ड लाइम है, और ये जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं अपन स्लेकिंग प्रोसेस ऑफ लाइम। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब CaOH होल ट्वाइस, इसमें अपन CO2 गैस पास करते हैं तो ये वापस बना लेता है CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। अब CaCO3 प्लस H2O में ज़्यादा देर तक अपन CO2 गैस पास करते हैं, तो यहाँ पर CO2 गैस क्विक लाइम के अंदर अपन स्लैक लाइम के अंदर पास करते हैं, तो CaCO3 फॉर्म होने की वजह से जो लाइम वाटर या स्लैक लाइम होता है ये मिल्की हो जाता है। पर ज़्यादा देर तक इसमें CO2 गैस अपन पास करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से जो मिल्कीनेस आई है लाइम वाटर की वो जो है ख़त्म हो जाती है। तो अब जो है इसमें अपना जो टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें एस ब्लॉक के जितने भी पॉइंट्स थे एग्जाम्स के लिए वो सभी अपन ने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा बायोमोलिक्यूल।